शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आइए करते हैं शुरुआत। यौन शोषण के गंभीर मामले में आरोपी स्वामी चैतन्यानंद पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। रविवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने बाबा को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। इसके बाद सोमवार तड़के दिल्ली पुलिस की टीम बाबा को उस इंस्टीट्यूट लेकर पहुंची जहां कथित तौर पर छात्राओं का शोषण किया जाता था। दिल्ली पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि कैसे इतने साल तक ये बाबा लड़कियों को टॉर्चर करता रहा और इसके लिए उसने कैसे एक पूरा जाल बना रखा था। डर्टी बाबा का टॉर्चर रूम, जहां से रखता था छात्राओं पर नजर। बाबा का ऑफिस या प्रताड़ना का सेंटर। स्वामी चैतन्यानंद पुलिस के शिकंजे में है। 28 सितंबर को यह आगरा से गिरफ्तार हुआ। उसके बाद इसे दिल्ली लाया गया। रविवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने बाबा को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। अब दिल्ली पुलिस उससे हर सवाल के जवाब चाहती है। इसी सिलसिले में सोमवार सुबह दिल्ली पुलिस की टीम बाबा को उसी इंस्टीट्यूट लेकर पहुंची जहां का वो संचालक था और जहां की छात्राओं ने उस पर छेड़छाड़ और शोषण के आरोप लगाए हैं। पुलिस चैतन्यानंद को ग्राउंड फ्लोर पर बने उस कमरे में ले गई जहां वो छात्राओं को निजी तौर पर मिलने के लिए बुलाता था। बाबा अपने ऑफिस से ही पूरे इंस्टीट्यूट पर नजर रखता था। हर जगह लगे सीसीटीवी का एक्सेस उसके पास था। वो छात्राओं की हर गतिविधि पर नजर रखता था। ये भी कहा जा रहा है कि बाबा ने बाथरूम तक में भी कैमरे लगवा दिए थे। बताया जा रहा है कि अपने ऑफिस में ही वो लड़कियों को मिलने के लिए बुलाता था। अपने ही कमरे में इन्होंने बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगा रखे थे। उसी सीसीटीवी कैमरे से की मदद से जो है वो लड़कियों को बुलाता था, उनके ऊपर नजर रखते थे और साथ ही साथ अपनी जो पूरी बात है वो मनवाने की कोशिश किया करते थे। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये वही इंस्टीट्यूट है जहाँ बाबा 12 साल से ज्यादा समय तक यहाँ पर रहे हैं। करीब 17 लड़कियों ने इस मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। डिजिटल सबूतों को मजबूत बनाने के लिए पुलिस आईपी एड्रेस की भी जांच कर रही है। चैतन्यानंद पर आरोप बेहद गंभीर है। छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और उनसे यौन संबंध बनाने की कोशिश के आरोप हैं। संस्थान की 3 वार्डन पर भी उसकी मदद के आरोप हैं। बाबा पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन ये सामने आ रहा है कि बाबा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा। चैतन्यानंद ने शाम होते ही फल और अन्य चीजों की डिमांड की, जिसके बाद बाबा को फल खाने में दिए गए। इसके बाद भी वो सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने फोन के पासवर्ड पुलिस को बता दिए हैं, जबकि आईपैड का पासवर्ड नहीं बताया है। लॉकअप में सीसीटीवी की मदद से बाबा चैतन्यानंद पर नजर रखी जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि चैतन्यानंद फरारी के दौर में भी इंस्टीट्यूट की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। फरारी के दौरान चैतन्यानंद सस्ते होटल्स में रुका करता था। सस्ते होटल जहां कोई सीसीटीवी कैमरे ना हो, जो होटल की बुकिंग है वो उसके मददगार कराते थे। मददगारों की जो तलाश है वो इस वक्त दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन ये बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया है। बाबा चैतन्यानंद किसी भी तरीके से इस वक्त दिल्ली पुलिस के पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। साथ ही साथ बार बार वो ये बात कह रहे हैं कि उनको घबराहट हो रही है और जांच में सहयोग करने से बचने के जो बहाने हैं वो ढूंढा करते हैं। दिल्ली के पॉश इलाके में बने संस्थान में ये सब चलता रहा, लेकिन जब मामले की परतें खुली तो लोगों के होश उड़ गए। आइए आपको बताते हैं कि बाबा के चेहरे का नकाब कैसे हटा। 31 जुलाई 2025 प्रबंधन संस्थान को एक छात्रा ने चैतन्यानंद सरस्वती की करतूतों को उजागर करते हुए शिकायत भेजी। 1 अगस्त वायुसेना मुख्यालय में तैनात यूनिवर्सिटी आउटरीच प्रोग्राम से जुड़ी ग्रुप कैप्टन का ईमेल प्रबंधन संस्थान को मिला, जिसमें उन्होंने भी चैतन्यानंद के खिलाफ मिली छात्राओं की शिकायत भेजी। 3 अगस्त संस्थान की गवर्निंग काउंसिल ने शिकायत करने वाली 30 छात्राओं से वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें छात्राओं ने चैतन्यानंद और उसके साथ मिली हुई 3 फैकल्टी पर छेड़छाड़, अश्लील हरकत करने, आपत्तिजनक संदेश भेजने और देर रात कमरे में बुलाने के आरोप लगाए। 4 अगस्त संस्थान की ओर से चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के खिलाफ बसंत कुंज उत्तर थाने में शिकायत दी गई, जिस पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर छात्राओं के बयान लिए गए। 24 सितंबर पुलिस मामले की जांच करने संस्थान में पहुंची और वहां से चैतन्यानंद सरस्वती की यूएन नंबर की फर्जी प्लेट लगी वोल्वो कार जब्त की। कार से अलग अलग नंबर की 9 और नंबर प्लेट बरामद हुई। 26 सितंबर पुलिस ने चैतन्यानंद के आवास और कार्यालय पर छापा मारा और वहां से उसकी BMW कार जब्त की। इसके अलावा पुलिस को वहां से उसके 2 पासपोर्ट और पैन कार्ड मिले। 28 सितंबर पुलिस ने चैतन्यानंद को आगरा के होटल फर्स्ट से गिरफ्तार किया और उसे दिल्ली लेकर आई। 29 सितंबर पुलिस बाबा को संस्थान लेकर गई, अंदर जाकर छानबीन की।
फिलहाल बाबा पुलिस हिरासत में है। पुलिस के पास सवालों की लंबी लिस्ट है, जिनके जवाब मिलने के बाद बाबा और उसके टॉर्चर रूम का काला सच दुनिया के सामने आ जाएगा। दिल्ली में अनुष्का गर्ग के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। चैतन्यानंद पर जांच जैसे जैसे तेज हो रही है, बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है कि किस तरह से चैतन्यानंद पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कई बातें सामने आ चुकी हैं अब तक की जांच में और ये पता चला है कि वो साधु के भेष में बचता फिर रहा था। 50 दिन में 15 से ज्यादा होटल बदल डाले थे, कई शहर गया, आखिरकार आगरा से पकड़ लिया गया और अब ये सामने आ रहा है कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। सस्ते होटल, साधु का भेष। पचास दिन में 15 होटल बदले। आगरा का होटल, कमरा नंबर 101। दिल्ली से फरार हुआ और करीब 1.5 महीने बाद आगरा में धरा गया स्वामी चैतन्यानंद। आगरा के ताजगंज इलाके के होटल से शनिवार रविवार रात करीब 3:30 पर उसे गिरफ्तार किया गया। वो होटल के कमरा नंबर 101 में ठहरा हुआ था। बाबा पर आरोप है कि उसने संस्थान में हर जगह सीसीटीवी लगा रखे थे, जबकि वो खुद कैमरे से बचने की कोशिश करता रहा। खबरों के मुताबिक स्वामी की पहचान वाले उसको शनिवार शाम 4 बजे होटल लाए थे। उसे कमरा नंबर 101 में ठहराया गया था। स्वामी से मिलने के लिए कोई नहीं आया था, सिर्फ रेस्टोरेंट से खाना आया था। रविवार तड़के 3:30 बजे 2 पुलिस वाले आए। उन्होंने रजिस्टर चेक किया और बाबा के कमरे में चले गए। 15 मिनट बाद बाबा को गिरफ्तार करके नीचे ले आए और गाड़ी में बैठा कर ले गए। ये खबरें आ रही हैं कि बाबा पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। उसकी लास्ट लोकेशन आगरा मिली थी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। ये कहा जा रहा है कि बाबा लगातार शहर बदलता था, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रुक रहा था। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक बाबा ने 50 दिनों में 15 होटल बदले। वो सस्ते होटलों में रहता था, ऐसे होटल देखता था जहां सीसीटीवी ना हो। होटल की बुकिंग का काम उसके चेले और करीबी सहयोगी करते थे। चैतन्यानंद साधुओं के बीच भी छिपता रहा। वो आम भीड़ में घुलने मिलने की कोशिश करता रहा। फरारी के वक्त बाबा चैतन्यानंद जो है वो वाराणसी, आगरा और मथुरा में रहते थे। वहां पर बाबा के भेष में वहां रहते थे ताकि किसी को पता न चले कि ये फरार है। साथ ही साथ 50 से ज्यादा होटल उन्होंने 50 दिनों के अंदर बदले। 50 से ज्यादा होटलों में इन्होंने जो है 15 से ज्यादा होटल्स जो है वो बदले हैं 50 दिनों में। साथ ही साथ सस्ते होटल्स की चुनाव की जाती थी ताकि वहां पर सीसीटीवी कैमरे जो है वो न लगे और किसी भी तरीके से इस पूरे मामले में वो फरार रहे। दिल्ली पुलिस अब उन मददगारों की तलाश में जुटी है जिन्होंने बाबा को फरारी के दिनों में सहारा दिया। पुलिस ने चैतन्यानंद के पास से मिले 3 मोबाइल फोन और 1 आईपैड को जब्त कर लिया है। सभी डिवाइसों को FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा गया है। इससे बाबा की गतिविधियों और संपर्कों की असली तस्वीर सामने आने की उम्मीद है। बाबा पर फर्जीवाड़े के भी आरोप हैं। पुलिस के मुताबिक स्वामी चैतन्यानंद के पास 2 पासपोर्ट हैं और ये दोनों पासपोर्ट फेक डॉक्यूमेंट के बेसिस पर बनाए गए और साथ में जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया। तो जो बाबा है वो मथुरा और वृंदावन में इन इलाकों में इसलिए रहा कि वो धार्मिक इलाके हैं और वहां पर उससे कोई पहचान नहीं पाएगा। बताया जा रहा है कि बाबा चैतन्यानंद गिरफ्तारी के बाद से ही बेहद परेशान नजर आ रहा है। बाबा पर आरोप ये भी है कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को निशाना बनाया। आरोपी धमकाकर, अश्लील मैसेज भेजकर और विदेश यात्रा का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। छात्रों को कम ग्रेड देने की धमकी देता था। दिल्ली में अनुष्का गर्ग के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। खबरों में बढ़ेंगे आगे। यूपी के बहराइच में दहशत फैलाने वाला एक आदमखोर भेड़िया मारा जा चुका है। सीएम योगी ने इस इलाके के हालात को देखते हुए कहा था कि अगर पकड़ा ना जा सके तो जहां भेड़िया दिखे उसे सीधे गोली मार दो। बताया जा रहा है कि इस भेड़िए ने 4 मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया था, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके जैसे कुछ और भी हैं।
करीब 20 दिनों से यूपी के बहराइच में दहशत फैलाने वाला आदमखोर भेड़िया आखिरकार मारा गया है। वन विभाग की टीम ने उसे घेरकर गोली मार दी। रविवार को कैसरगंज के पास सर्च ऑपरेशन के दौरान भेड़िए को मार गिराया गया। वन विभाग की टीम ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस भेड़िए ने अब तक 4 बच्चों को अपना शिकार बनाया था। देर शाम जब गांव वालों को भेड़िए का शव मिला तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस और वन विभाग को दी। कुछ देर में ही वन विभाग की टीम पहुंच गई। रेंजर ने बताया कि गांव के पास आदमखोर भेड़िया दिखाई दिया तो टीम ने सुबह ही घेराबंदी कर उसे गोली मार दी थी और अब उसका शव भी मिल गया है। आपको बता दें कि बीते शनिवार को ही सीएम योगी भेड़िए के हमले में मारे गए बच्चों के परिजनों से मिलने बहराइच पहुंचे थे। उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने मंच से कहा था कि अगर भेड़िया पकड़ में न आए तो उसे शूट एंड साइट कर दिया जाए। ये सुनते ही तालियों की गड़गड़ाहट से पांडाल गूंज उठा था। एक ही गांव मज्जा टोकली में लगातार भेड़िया ने हमला किया है, कई लोगों को घायल किया है। मृतक बच्चों के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी है और मैंने अभी प्रशासन से कहा है कि जिनके पास पक्का मकान नहीं है उनको तत्काल एक पक्का मकान दें और जिनके पास मकान है लेकिन दरवाजा नहीं है वहां तत्काल सरकार की ओर से दरवाजा लगवाने की व्यवस्था भी उनके लिए करवाएं। जिनके घरों में अभी शौचालय नहीं बन पाया है उन लोगों के घरों में तत्काल शौचालय का निर्माण करें। जो लोग घायल हुए हैं प्रत्येक को एंटी रेबीज का वैक्सीन जरूर लगवा लें। पिछले करीब 20 दिनों से बहराइच में भेड़ियों का आतंक है। 4 बच्चों की जान इनके हमलों में जा चुकी है। 9 सितंबर 4 साल की ज्योति की मौत, 12 सितंबर 3 महीने की बच्ची को मां की गोद से छीना, 20 सितंबर को 4 साल के अंकेश की मौत, 24 सितंबर 2 साल की सोनी बनी शिकार। वन विभाग ने आदमखोर जानवर को पकड़ने की पूरी कोशिश की। प्रभावित इलाके को 4 सेक्टरों में बांटा गया। वन विभाग की 32 टीमें गश्त पर थी। थर्मल ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ। नाइट विजन कैमरे से नजर रखी गई। जगह जगह पर पिंजरे लगाए गए। रात में गांव वाले गश्त पर थे। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक भेड़िया मृत अवस्था में मिला है जिसको अब रक्षा में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उसके उपरांत ही आगे जो है रिपोर्ट के अनुसार ही तो क्या कोई चोट के निशान है? उसमें कोई ऐसा अभी नहीं पाया गया है। भेड़िए के आतंक ने 4 मासूमों की जिंदगियां छीन ली। प्रशासन की पूरी कोशिश के बाद आखिरकार भेड़िए को मार गिराया गया। उम्मीद है कि अब इलाके में शांति बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात लेडी सिंघम की। गाजियाबाद में एक बार फिर बदमाशों को महिला पुलिस ने सबक सिखाया। मुठभेड़ के बाद महिला पुलिस के सामने बदमाश गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगे। गाजियाबाद में एक बार फिर बदमाशों और महिला पुलिस कर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई और बदमाशों को महिला पुलिस कर्मियों ने सबक सिखा दिया। महिला पुलिस कर्मियों की एक टीम की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाशों का उस्ताद घायल हो गया और लहूलुहान उस्ताद को देखकर उसका चेला पुलिस के सामने हाथ जोड़ने लगा। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत एसीपी वेव सिटी प्रिया श्रीपाल के नेतृत्व में महिला पुलिस कर्मियों ने संदिग्ध बाइक सवारों को घेर लिया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने फायरिंग की तो महिला पुलिस टीम ने भी मोर्चा संभाला और कई राउंड फायरिंग करके एक बदमाश के पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। घायल होते ही उस्ताद के चेले ने दोनों हाथ जोड़कर खुद को महिला टीम को सरेंडर कर दिया। बोला, बहनों इस बार माफ कर दो, भविष्य में अपराध नहीं करूंगा। एसीपी प्रिया श्रीपाल ने बताया कि केटीएम बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बाइक रोकने का इशारा करने पर बदमाशों ने महिला थाना प्रभारी और उनकी साथियों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसने अपना नाम मोहम्मद जाहिद बताया। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ हेतु गोली चलाई तो इनमें से एक व्यक्ति जाहिद के पैर में गोली लग गई और दूसरे व्यक्ति इरशाद को महिला पुलिस टीम के द्वारा घेरकर पकड़ लिया गया। जब सघन पूछताछ की गई तो ये पता चला कि जाहिद और इरशाद ये कुख्यात किस्म के अपराधी हैं और जाहिद पर कई मुकदमे हैं, जिसमें कुछ तो बहुत ही गंभीर धारा के अपराध हैं, जैसे कि इन्हें एटीएस के द्वारा भी पास्ट में 2 बार पकड़ा गया है। जाली करेंसी के अपराध हैं और इस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी प्रचलित है।
एक हफ्ते में दूसरी ऐसी मुठभेड़ है जिसमें महिला पुलिस कर्मियों ने बदमाशों को सबक सिखाया है। इससे पहले गाजियाबाद में ही एक स्कूटी सवार बदमाश को जब चेकिंग के दौरान रुकने के लिए कहा गया तो उसने स्कूटी भगा ली और जब वो फंस गया तो उसने पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। महिला पुलिस कर्मियों ने भी आत्मरक्षा के लिए बदमाश पर गोलियां चलाई, जिसमें बदमाश घायल हो गया था। महिला पुलिस की टीम ने उसे तुरंत पकड़ लिया और अस्पताल ले गई। बदमाश ने बताया कि वो स्कूटी बाइक चोरी किया करता था। अब महिला पुलिस ने एक बार फिर बदमाशों को सबक सिखाया है और ये साफ संदेश दिया है कि पुलिस की टीम चाहे पुरुषों की हो या महिलाओं की, बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां बारिश और बाढ़ का कहर ऐसा टूटा है कि लोग जगह जगह पलायन कर रहे हैं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। सड़कों और नदियों में कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं पुल टूट रहे हैं तो कहीं गांव डूब रहे हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात के चलते कई जिलों में स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है। महाराष्ट्र के लातूर का हाल देखिए। यहाँ के सरकारी दफ्तर की इमारतों में पानी भरने लगा है। ये यहाँ का तहसील कार्यालय है। फाइलें और दस्तावेज पानी में समा रहे हैं। कमरों के अंदर 2 फुट तक पानी भर गया है। नागरिकों द्वारा प्रमाण पत्रों के लिए जमा की गई फाइलें और दस्तावेज भीग चुके हैं। अब किसी तरह दस्तावेजों को बचाने की कोशिश जारी है। ठाणे में लगातार 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। 2 दिन पहले भातसा डैम के 5 गेटों को 2.5 मीटर तक खोल दिया गया, जिससे भातसा नदी में जल प्रवाह तेज हो गया। अब इसका असर आसपास के इलाकों में दिख रहा है। कई दुकानों में पानी घुस गया है। लोग परेशान हैं। उनका काम धंधा बंद पड़ा है। सड़कें नदियां बन चुकी हैं। हर 5 में 10 मिनट पानी भर जाता है। एक गटर जो पहले छोटे हो गए सबके, अभी आप ये देख रहे हो पानी भर रहा है। परेशान हो गए हम लोग। सुबह शाम 10 मिनट की बारिश में इतना पानी आ जाता है कि हमारे को हर साल का इसका तकलीफ है। इसका कोई सुधार नहीं है और इससे हमें हमेशा हर बार हमारे को तकलीफ, इतना नुकसान होता है उस चीज का कि कोई उसको पूछने वाला कोई नहीं है। महाराष्ट्र के सोलापुर में तो बाढ़ का कहर ऐसा दिखा कि मानो सड़क पर चल रहा ट्रक अचानक नदी पार करने लगा हो। ये तस्वीरें एक सड़क की हैं, जो भी एक तरह से नदी बन चुकी है और ट्रक नाव बन गई है। अहिल्यानगर से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ तेज बारिश के बाद एक पुल बह गया। अब छात्रों और नागरिकों को उस इलाके से निकलने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी को टूटा हुआ पुल पार करना पड़ रहा है। और जिस जगह पुल था, अब एक झरना बन चुका है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द पुल वापस तैयार किया जाए। महाराष्ट्र के जालना से एक भावुक तस्वीर सामने आई। एक व्यक्ति की अंतिम यात्रा में कोई दिक्कत न आए, इसलिए स्थानीय लोगों ने बाढ़ के पानी में खड़े होकर शव को शमशान घाट तक पहुंचाया। गोदावरी नदी के किनारे बसे लगभग 38 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। लगभग 10 से 12 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। नदी के आसपास के क्षेत्र में प्रशासन द्वारा टीमें तैनात की गई हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में भी बाढ़ से बुरा हाल है। कई गांव बाढ़ की चपेट में है। गिरना नदी में बाढ़ आ चुकी है और आसपास के कई इलाके डूब चुके हैं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस चुका है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को स्थानांतरित किया गया है। बीड़ में बाढ़ का कहर ऐसा टूटा कि लोग अपना घर, दुकान छोड़ पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। जायकवाड़ी बांध से लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। आसपास के गांवों पर इसका गहरा असर पड़ा और अब लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के कई हिस्सों में
बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों के लिए बारिश के रेड अलर्ट के कारण कोंकण क्षेत्र की आपातकालीन प्रणालियों को तैयार रखने का निर्देश दिया। सभी लोगों से बातचीत करने के बाद पूरी तरह ये तैयार है, अलर्ट मोड पे सब लोग हैं और किसी भी समय कोई भी बारिश ज्यादा भी हो तो उसका मुकाबला करने के लिए हमारी पूरी एंटेना तैयार है। बोट से लेकर पूरी तरह पंपिंग की व्यवस्था है, जहाँ पानी भरेगा वहाँ पंपिंग करके उसको पानी को निकाला जाएगा, लोगों को राहत दी जाएगी। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी उफान पर है। शहर के कई इलाके डूब चुके हैं और कुछ ऐतिहासिक मंदिर भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है और सरकार को उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त की एक अहम खबर, कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन यहां पर किया जा रहा है। देखिए, इस दफ्तर को फूलों से सजाया गया है। ये तस्वीरें सामने आई है। बड़ी खबर, पीएम ने दिल्ली बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन किया है। यहाँ पर देखिए, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको प्रधानमंत्री मोदी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा उनके साथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन तस्वीरों में साथ दिख रही हैं। और बीजेपी का ये दिल्ली में नया दफ्तर है जिसका प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। और इस दफ्तर की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस दफ्तर को फूलों के साथ सजाया गया है। रिबन काटते हुए प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, रिबन काटते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें, साथ में आपको जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस खास मौके पर उनके साथ नजर आई। तो बीजेपी का ये नया दिल्ली का दफ्तर है जिसका उद्घाटन करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर के इनॉग्रेशन की ये तस्वीरें, पीएम ने दिल्ली बीजेपी के दफ्तर का उद्घाटन किया। तो ये कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए, विशेष कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हम सब लोगों के लिए बीच पाकर सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे खिले हुए हैं। एक अच्छा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बांसुरी स्वराज इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं, महेंद्र सिंह आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और दिल्ली के जो तमाम मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दफ्तर का उद्घाटन किया है। दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया गया है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस मौके पर प्रधानमंत्री के साथ नजर आई। और अब खबर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से। यहाँ आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ शरारती तत्वों ने रंगोली बनाकर उस पर आई लव मोहम्मद लिख दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ गया। आई लव मोहम्मद के नाम पर आज फिर बवाल हो गया। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में पुलिस ने लोगों पर लाठियां बरसाई। किसी तरह हालात को काबू किया गया। दरअसल ये बवाल तब शुरू हुआ जब रविवार रात अहिल्यानगर के मिलीवाड़ इलाके में नवरात्रि रंगोली पर किसी अज्ञात शख्स ने आई लव मोहम्मद लिख दिया। आज सुबह ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मुस्लिम समुदाय के युवक सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस को हालात काबू करने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। जमीन पर कुछ शरारती तत्वों ने जब पैगंबर मोहम्मद का नाम लिख दिया तो मुस्लिम समुदाय के लोग गुस्से में शहर के थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी और लोगों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे प्रदर्शन उग्र हो गया और फिर तनाव को कम करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मामले में एक आरोपी को भी हिरासत में लिया जा चुका है। सकाळी कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये रोडवरती रांगोळी काढलेली होती, त्या रांगोळीच्या वरून मुस्लिम समाजाच्या लोकांनी त्याच्यावरती आपत्ती दाखवलेली होती आणि त्यावरून एक गुन्हा नोंद केलेला होता आणि ज्यांनी रांगोळी काढलेली होती त्याच्या विरुद्ध त्याला अरेस्ट पण केलेलं होतं। त्यानंतर काही मुस्लिम लोक जे आहे कोटला या ठिकाणी जमा झाले आणि त्यांनी रस्ता रोको केलेलं होतं। त्यानंतर त्यामधील काही लोकांना ताब्यात घेतलेलं आहे। पुढील कारवाई पोलीस करत आहेत। अभी कुछ दिन पहले ही बरेली में हिंसा की साजिश की गई। उसी तरह आज महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में हिंसा की साजिश हुई है। आई लव मोहम्मद पर आए दिन यूपी में हिंसा के मामले सामने आ रहे थे।
और अब महाराष्ट्र में भी इस पर विवाद बढ़ गया है। पुलिस ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हापुड़ में दबिश के दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच हाथापाई हो गई। महिलाओं ने 2 दारोगाओं की वर्दी तक फाड़ दी। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए। ये हैरान कर देने वाला वीडियो उत्तर प्रदेश के हापुड़ का है। यहाँ पुलिस की टीम दबिश देने पहुंची थी और कुछ महिलाओं ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इस हमले में दरोगा की वर्दी तक फट गई। रविवार रात को एक घर में दबिश देने पहुंची पुलिस और महिलाओं के बीच हाथापाई हो गई। चीखती चिल्लाती महिलाओं ने 2 दरोगा की वर्दी तक फाड़ दी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों पुलिसकर्मी पीछा छुड़ाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन महिलाओं ने उनका कॉलर नहीं छोड़ा। इसी खींचातानी में वर्दी फट गई। दरअसल सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ आसिफ नाम के शख्स का वीडियो वायरल हुआ था। इसी सिलसिले में पुलिस आसिफ के घर पहुंची थी, लेकिन आसिफ से पूछताछ के दौरान पुलिस पर परिजनों ने हमला कर दिया। पुलिस की वर्दी फाड़ने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दरोगाओं से मारपीट और बदसलूकी में दोनों महिलाओं सहित 6 लोगों के खिलाफ थाना सिंभावली के गांव वेट में केस भी दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको एक बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है। प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग की है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 से ज्यादा लोग घायल हो गए। स्थानीय नागरिकों और सरकार के बीच जारी विवाद ने पूरे क्षेत्र को हड़ताल की ओर धकेल दिया है। पब्लिक एक्शन कमेटी ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है, जिसका असर आज साफ तौर पर देखने को मिला। पीओके की सड़कों पर सैनिकों की तैनाती के बीच स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर ठप पड़े हैं। साथ ही वहां मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व शौकत अली मीर कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान सरकार पीओके के लोगों की काफी समय से अनदेखी कर रही है, लेकिन अब बदलाव का समय आ गया।